अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक नाकाबिले यकीन कहानी। जाने दें हाफिज साहब, कौन से पुराने ज़माने की बातें लेकर बैठ गए आप। ऐसी बातें तो अब किस्सा पारीना बन चुकी। अब भला कौन इन पे यकीन करता है। मैंने ठट्टा लगाया। हाफिज जुल्फी ने बात ही ऐसी की थी कि मेरी हंसी छूट गई। इस्माइल ने मुझे कोहनी मार के बाज रखना चाहा। हम दोनों मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे। लोगों के जाने के बाद हम बातें करते हाफिज साहब के साथ बैठ गए। इस्माइल का कोई ख़ानदानी मसला था जो सुलझाने के लिए उसने हाफिज साहब से मशवरा करना ज़रूरी समझा, मगर हाफिज साहब ने उसके मसले को सुन के फ़ौरन माफूकुल फितरत करार दे दिया कि आसेबी मसला है, जिसमें मैं हंस पड़ा। उन्होंने शायद बुरा मना लिया, तभी मौजू बदल दिया क्या। मगर जितना वक्त मैं वहाँ बैठा रहा वो नाराज़गी से जवाब देते रहे, मगर मैंने परवाह नहीं की। भला ये भी कोई बात है, छोटे छोटे मसलों को जिनों चुड़ैलों से जोड़ के रकम ऐंठना आजकल के मौलवियों ने कारोबार बना लिया है। मैं दिल ही दिल में अपनी बहादुरी को दाद देता इस्माइल के साथ बाहर आ गया। मुझे कोई सरोकार नहीं था कि इस्माइल का काम बने या बिगड़े। मैं इसी बात पे खुश था कि हाफिज जुल्फी को इशारों कनाइयों में मैं बावर करवा आया था कि अंगूर खट्टे हैं। सुर्ख लहंगे में जेवरात से लती फती वो छुई मुई बनी मेरे दिल के तारों को हिला रही थी। हुजले अरूसी में आने से पहले मैं वो गिफ्ट लेना नहीं भूला था जो मैंने अपनी नो बेहाता हमसफ़र के लिए ख़रीदा था। मैंने राजस्थानी पगड़ी उतार के साइड टेबल पर रखी जो स्पेशल अम्मी ने बनवाई थी। मैं उनकी अकलौती औलाद था। जितने अरमान थे उन्होंने मेरी शादी पे खूब धूमधाम से निकाले थे। मैं आगे बढ़ा, गिफ्ट खोल के कुछ देर उसकी ताबनाकी देखता रहा, फिर उसे खोल के अपनी नो बेहाता बीवी पे ओढ़ा दिया। वो एक चमकता दमकता जर्दी माइल जर्री का दुपट्टा था जो मेरी बीवी रिमशा को बेहद पसंद था। सुहाग रात को उससे बेहतर कोई और गिफ्ट मुझे जचा ही नहीं। रिमशा ने घूंघट की ओर से उसे देखा तो मुस्कुरा उठी। मैंने उसका हाथ थामा और अपनी मोहब्बत की मोहर उस पे सब्त करते उसका घूंघट उलट दिया। मैं कितने पल उसे आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। आज वो मुकम्मल कील कांटों से लेस थी। ना भी होती तब भी उसका हुस्न दो आतशा था। हम दोनों बातें करते कब बहके पता ही न चला। रिमशा मेरी ज़िंदगी में आने वाली वाहिद औरत थी जिसे मैंने पहली नज़र में दिलो जान से चाहा था, पसंद किया और फिर अपना लिया। मुझे आज भी वो दिलकश दिन अच्छे से याद था जब रिमशा से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। मैं उसकी जुल्फ़ों से खेलता अपनी खुशबख्ती पे नाजा माजी में गोता ज़न हुआ। जर्री हाउस शॉप का शटर उठाते मैंने उस बुर्का पोश लड़की को गौर देखा जो गली के 2 चक्कर लगा चुकी थी और अब तीसरा लगाने वाली थी। मेरा माथा ठनका, कहीं ये चोर ना हो। दाएं बाएं उसके साथी छुपे उसकी जंबिशे उबरू के मुंतजिर मुझ पे पल पड़े। पहले भी एक बार ऐसा हो चुका था। दुकान बेश कीमत शादी ब्याह के गरारों लहंगों और जरी के दुपट्टों से अटी पड़ी थी। हमा वक्त 5-6 लाख कैश रकम अलहदा पड़ी रहती थी। कुछ अरसा पहले शायद किसी ने मुखबरी की थी जो डाके की सूरत हमें भुगतनी पड़ी। फिर अब्बू से जैसे छतरोल हुई कि मत पूछें, मगर अब अब्बू दुनिया में नहीं थे, इसीलिए मुझे ही जर्री हाउस संभालना पड़ा। अब उस लड़की को देखते मैं मोहताज सा दाएं बाएं देखने लगा। इस बात से तसल्ली हुई कि सच शुक्र तकरीबन आधी मार्केट खुल चुकी थी। अब वो नकाबपोश लड़की धीमी चाल चलते मेरे नज़दीक आ चुकी थी। शटर उठा के मैं सीधा खड़ा उसे कीना तोज़ निगाह से घूरने लगा। जी मोहतरमा, कुछ चाहिए आपको या रास्ता भटक गई हैं? मैंने उखड़ेपन से बदतमीज़ी के रिकॉर्ड तोड़े। जी, वो हकलाई। असल में मेरी सहेली की शादी है और मुझे उसके लिए गिफ्ट चाहिए। मैंने सोचा क्यों ना उसे जर्री का दुपट्टा दिया जाए, इसलिए दुकान के खुलने का इंतज़ार कर रही थी। बग़ैर तमहीद घबराए अंदाज में उसने मुद्दा बयान किया। ओह, मुझे शायद पहली बार कुछ शर्मिंदगी का एहसास हुआ। ज़रूरी नहीं जो हमें नज़र आ रहा हो वही सच निकले, कभी पीछे भी झांक लेना चाहिए। मैंने खनकार के गला साफ किया और उसे कुछ देर रुकने का कहा ताकि रात भर का जमाशुदा हब्स निकल जाए।
वो भी एक तरफ लग के खड़ी हो गई। मैं अंदर दाखिल हुआ, चीज़ें उठा के करीने से लगाने लगा। कभी कभी चोर नज़रों से बाहर देख भी लेता। वो महवियत से अंदर लगे लहंगे देख रही थी। कुछ देर बाद मैं फारिग हुआ तो उसे अंदर आने का इशारा किया। वो भी जैसे मुंतज़िर थी, जल्दी से अंदर चली आई। उसके हुलिये को देखते मैंने जर्री के हल्के काम वाले दुपट्टे दिखाने शुरू किए, मगर वो हर दुपट्टा रिजेक्ट कर देती। 10-12 दुपट्टे देखने के बावजूद उसकी नज़र में कोई जच नहीं रहा था। मुझे उसकी हरकत पे सख्त गुस्सा आ रहा था, मगर जब्त किए रहा। मोहतरमा, दुपट्टा चाहिए या यूं ही मटर गश्त करने निकली हैं? मेरे तहकीर आमेज रवैये पे वो यकदम घबरा गई। हाथ में थामा शिफॉन का दुपट्टा उसके हाथ से छूट गया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो घबराहट में नीचे झुकी तो दुपट्टा उठाते उसका नकाब जर्री के तारों से उलझता हुआ हट गया। मैं जो गुस्से से उसे झुके देख रहा था, उसका चेहरा देखकर हैरान रह गया। मैंने 27 बरस की उम्र में कई खूबसूरत लड़कियां देखी, हत्ता कि हसीन तरीन औरतों से भी वास्ता पड़ता रहता, मगर उस लड़की को देखकर मैं आंखें झपकना भूल गया। मेरी ज़ुबान लड़खड़ा गई। समझ में नहीं आ रहा था कि सिलसिला गुफ्तगू कहाँ से शुरू करूं। जो कुछ देर पहले उसे सलावातें सुनाने के चक्कर में था, अब यूं भूत बना उसकी एक निगाह का मुंतज़िर था। आप ये दुपट्टा दे दें। नकरई घंटियां बज उठीं। हालांकि पहले उसकी आवाज़ सुन चुका था, मगर अब वही आवाज़ सुर और ताल बजा रही थी। शायद इसे ही पहली नज़र की मोहब्बत कहते हैं। मैंने ठंडी सांस भरी। वही ज़मीन पे गिरा दुपट्टा उसे पसंद आ चुका था। उसने दुपट्टे की कीमत अदा की और जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। सुनो, न जाने कैसे मैंने उसे पुकारा। वो पलटी और हैरत से मुझे देखा। मुझे लगा कि मैं एक गदागर हूँ जो खाली कशकोल लिए उसके सामने घुटने टेके बैठा हूँ। तुम कहाँ रहती हो? अपने घर। जब तुमसे दोबारा मिलना हो तो कैसे? आज ही मैं तमाम दूरी पाट देना चाहता था। वो मुस्कुराई और पलट के काउंटर की जानिब बढ़ी। वहाँ रखे कलम से अपना नंबर लिखकर मुस्कुराहट के साथ वापस मुड़ गई और मैं अपने दिल की उथल पुथल होती धड़कन को सुनता रहा। ये मेरी और रिमशा की पहली मुलाकात थी और अब वही रिमशा, मेरी बीवी की सूरत मेरी बाहों के घेरे में कसमसा रही थी। शादी का पहला दिन था। अम्मी ने सुबह सुबह नाश्ता बनाया तो मुझे आवाज़ दे मारी। उनकी आवाज़ पे मैं बेड पे हाथ पांव मारता कसलमंदी से उठा तो चौंक गया। बेड पे तोते और कबूतर के चंद पर बिखरे पड़े थे, जैसे हाथ से नोचे गए हों। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं उठा ताकि उन्हें उठा के बाहर फेंक सकूं। रिमशा बाथरूम से बाहर निकलती दिखाई दी। मुझे यूं बैठे देखकर आगे बढ़ी और गीला तौलिया उतार के कुर्सी पे रखा। उसके लंबे दराज बाल देखकर मुझे मस्ती सूझी। उसके गीले बालों की परवाह ना करते हुए उसे मैंने जोर से दबोचा। मेरे चेहरे पर उसकी दराज जुल्फों की ठंडक ने साया करते मुझे एक बार फिर खुद से बेगाना कर दिया। तब तक बेड पे पड़े तोते के पर मेरी याददाश्त से रफू चक्कर हो चुके थे। आसिफ, अम्मी की आवाज़ पर खाना खाते मैंने सर उठाया और उनकी तरफ देखा। बेटा, कई दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाह रही थी, मगर तुम देर से घर आते हो इसलिए कह नहीं पाई। अम्मी कुछ परेशान लगी। जी अम्मी, कहिए ना। मैं हमतन गोश हुआ। मुझे एहसास हुआ कि एक माँ की शादी में अम्मी को ठीक से वक्त नहीं दे पा रहा, शायद इसी वजह से परेशान है। आसिफ बेटा, अजीब सी बात है, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। वो हाथ मसलती मुझे काफ़ी परेशान लगी। खैरियत अम्मी, बताएं तो सही क्या हुआ। मैं खाना छोड़कर बाकायदा उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। वो बेटा, 3-4 बार ऐसे हो चुका है कि कभी तोते के पर मिलते हैं और कभी कबूतर के। आज तो हद हो गई। कटकों के पर मिले हैं मगर वो खुद गायब है। अम्मी अपनी प्यारी सेहतमंद मुर्गी को कटको कह के बुलाती थी। परों का सुन के मुझे शादी के पहले दिन वाला वाकया याद आ गया, मगर अम्मी को नहीं बताया कि मज़ीद परेशान ना हो जाए। अम्मी, इधर उधर मोहल्ले में पता करवाना था ना, ज़रूर कटको वहाँ मिल जाती। मगर तोते और कबूतर के पर मिलना कोई परेशानी की बात नहीं। बिल्ली कहीं भी हो, उन बेचारों की शामत आ ही जाती है। उन्हें खा पी के पर इधर उधर फेंक देती है। आप परेशान नहीं हो अम्मी। मैंने उन्हें तसल्ली दी। इस दौरान रिमशा बिल्कुल खामोश रही। वो बेचारी कर भी क्या सकती थी, अब बिल्ली पकड़ने से तो रही, मगर अम्मी मेरे जवाब से मुतमईन ना हुई, लेकिन खामोश रहीं। दिन ऐसे ही सबक खरामी से गुजरने लगे कि अचानक अम्मी मुझे रोते बिलखते छोड़ के चली गई।
حادثہ اتنا اچانک تھا کہ مجھے سنبھلتے سنبھلتے سال لگ گیا۔ تب تک میں 2 پیارے پیارے جڑواں بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ رمشا سے میری محبت 2 چند ہو گئی تھی۔ پروں کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہا، مگر میں نے کوئی پرواہ نہیں کی، یا یوں کہنا بے جانا ہوگا کہ شاید مجھے عادت پڑ گئی تھی، لیکن ایک واقعے نے مجھے شدید خوفزدہ کر دیا۔ ہوا یوں کہ بچوں کے لیے میں 2 بکریاں خرید لایا تاکہ بچے تازہ دودھ پی سکیں۔ رمشا نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ ایک دن میں صبح سویرے دودھ دھونے باہر صحن میں آیا تو دیکھا ایک بکری مردہ حالت میں پڑی ہے، جبکہ دوسری ڈری سہمی کھڑی تھی۔ مردہ حالت اس لیے کہا کہ زندہ تھی مگر مردے سے بدتر حال میں تھی۔ اس کے جسم کا گوشت جگہ جگہ سے پھٹا پڑا تھا، جیسے کسی نے دانتوں سے ادھیڑا ہو۔ پیٹ سے آدھی آنتیں باہر نکلی پڑی تھیں، ٹانگ سے گوشت غائب تھا، جبڑا آدھا ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ بچوں کے اٹھنے سے پہلے صحن میں گڑھا کھود کے میں نے بکری کو دفنا دیا کہ بچے اسے دیکھ کر ڈر نہ جائیں، مگر یہ واقعہ ایسا تھا کہ جس نے مجھے پہلی بار سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ جب تک رمشا دیسی گھی کے پراٹھے بناتی میں تیار ہو چکا تھا، حالانکہ میرا دل بالکل ناشتہ کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ نہ کھاتا تو رمشا کو شک پڑ جاتا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ عورت ذات تھی، سوچا اسے بتایا تو خوفزدہ ہو جائے گی، اس لیے ناشتہ کرتے ہی روزمرہ کی طرح باہر نکل آیا۔ میرا دکان کھولنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، میں سیدھا اسماعیل کے گھر روانہ ہو گیا۔ اب وہی کوئی راستہ بتا سکتا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اسماعیل نے پوری بات سن کر مجھے حیرت سے دیکھا۔ شادی کے بعد سے تمہارے گھر عجیب و غریب واقعات روح پذیر ہو رہے ہیں یار، اور تمہیں اب ہوش آیا ہے؟ اب کہ وہ تمسخرانہ ہنسا بھی۔ یار اسماعیل، تم جانتے ہو میں ان فضولیات پہ یقین نہیں رکھتا، مگر بکری کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے آج تک اتنا ڈراؤنا منظر نہیں دیکھا سوائے فلموں کے۔ میں تو ابھی تک دہشت اور خوف کے زیر اثر ہوں۔ بھابھی کو بتا کے آئے ہو کیا؟ نہیں یار، رمشا معصوم سی ہے، جلدی خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ تم جانتے ہو نا، امی کے بعد وہ بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ میری حالت تمہارے سامنے ہے، ہم دونوں نے کیسے ایک دوسرے کو سنبھالا ہے، ہم ہی جانتے ہیں یہ، تو پھر میں اسے کیوں پریشان کروں؟ اچھا کیا نہیں بتایا۔ اب اٹھو، حافظ زلفی ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ پروں اور بکری کا کیا معاملہ ہے۔ اسماعیل نے اٹھتے مجھے بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں دوست باتیں کرتے باہر نکل آئے۔ عام دنوں کی نسبت مسجد میں رش کم تھا، عصر کی نماز پڑھے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ حافظ زلفی مسجد کے محراب کے نیچے بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ہم دونوں ان کے قریب جا کے بیٹھ گئے۔ وہ کچھ دیر پڑھتے رہے، پھر قرآن کو چومتے ریل پہ رکھ دیا۔ جی آصف صاحب کیسے تشریف لائے؟ حافظ زلفی کے چہرے پہ چھائی مسکراہٹ ہم دونوں کو بڑی معنی خیز سی لگی، جسے محسوس تو کیا مگر بولے کچھ نہیں۔ اسماعیل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حافظ زلفی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ آصف صاحب، آپ سے پوچھا ہے، اگر بکری کا واقعہ نہ ہوتا تو آپ ہمارے آستانے پر آنے کی کبھی زحمت گوارا کرتے، ہے نا؟ ان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، جبکہ اسماعیل اور میں ہونکوں کی طرح انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیسی عجیب بات تھی کہ بکری کا واقعہ ہم دونوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ آپ؟ میں ہکلایا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مجھے تو پہلے دن کے طوطے کے پروں کا بھی پتہ ہے۔ تم نہ بتاؤ بے شک، ایسی خبریں بھلا کب چھپ سکتی ہیں؟ اب کہ حافظ صاحب کی پرسراریت نے مجھے چونکا دیا۔ حافظ صاحب کچھ بتائیں تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے؟ اسماعیل نے ششو پنج سے پوچھا۔ آصف صاحب، ماں کی وفات کے دوسرے دن آپ کی بیوی نے ایک میسج دے کر وعدہ لیا تھا، اگر یاد ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں؟ حافظ زلفی نے اسماعیل کی بات کو اگنور کرتے زیر تبسم پوچھا۔ میں حیران سا انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ امی کی وفات کے 5ویں دن رمشا نے دکان پہ جاتے ہوئے مجھے تاکید کی تھی کہ میں جب گھر آؤں تو 3 بار دستک دے کر اندر داخل ہوں، اور یہ وعدہ اس نے تاحیات کے لیے لیا تھا، اور میں ابھی تک وعدہ ایفا کر رہا تھا، اور اب حافظ زلفی کی بات پہ حیرت کے سمندر میں ڈوبا آنکھیں پھاڑے انہیں بتا رہا تھا۔ آصف بیٹا، اچانک حافظ زلفی کا لہجہ بدلا۔ میری بات غور سے سنو، آج تم نے بغیر دستک کے گھر داخل ہونا ہے، تبھی پراسرار رازوں سے پردہ اٹھ پائے گا۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ یکدم خاموش ہوئے۔
मैं कभी उन्हें और कभी इस्माइल को देखे जा रहा था। मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। मैं पूछना चाहता था कि पर और बकरी का मेरे वादे से क्या ताल्लुक़ है, मगर हाफिज़ साहब की खामोशी ने मुझे चुप रहने पे मजबूर कर दिया। इससे पहले कि मैं उठता, हाफिज़ जुल्फ़ी ने आंखें खोलते मेरी जानिब देखा। उनकी आंखें मकनातीस की मानिद मुझे अपने आर पार महसूस हुईं। उन्होंने कुरान पाक को दोबारा खोला और एक सादे सफ़े पे कुछ आयात लिखकर उसे बंद करके तावीज़ की सूरत मेरी जेब में डाल दिया। सुनो आसिफ बेटा, जैसे कहा वैसे करना। बग़ैर दस्तक जब घर में दाखिल हो तब बग़ैर कुछ कहे कुछ सुने सिर्फ देखना है। और याद रहे, इस तावीज़ को जेब से मत निकालना। और इस्माइल बेटा, तुम इसके साथ रहना, मगर अंदर दाखिल मत होना। आसिफ अंदर अकेला जाएगा। अब जाओ दोनों, रात को यहीं दोबारा मुलाकात होगी। इशा पढ़ने यहीं आना। ये कहते वो खामोश हो गए। मैं हैरान परेशान उठा तो इस्माइल भी मेरे साथ ही बाहर आ गया, मगर अब तजस्सुस का काला नाग कुंडली मारे हम दोनों के अंदर बैठ चुका था। तमाम रास्ते हम दोनों दोस्त खामोशी की बुक्कल मारे अपनी अपनी सोचों में गुम थे। इस्माइल मेरे साथ ही आया। जब हम घर पहुंचे तब तक मगरिब हो चुकी थी। रात का अंधेरा चारों तरफ में फैल रहा था। मैं खामोशी से आगे बढ़ा और चुप चुपाते दबे पांव घर की दहलीज पे अपना पहला कदम रख दिया, जबकि हाफिज़ साहब की तंबी पे इस्माइल बाहर ही खड़ा रहा। अरे, शायद मैं किसी और के घर में घुस आया हूँ। मैंने आंखें फाड़े दाएं बाएं देखा। मैं एक वसीओ अरीज मैदान के मरकजी गेट पे खड़ा था, जहाँ अतराफ में छोटे छोटे बांसों की कोठड़ियाँ बनी थीं, मगर बिल्कुल सामने मेरा खूबसूरत बेडरूम नज़र आ रहा था। मगर हैरत की बात कि उसकी दीवारें नहीं थीं, मगर कमरे में हर चीज़ वैसे ही करीने से सजी थी जैसे सुबह छोड़ के गया था। मैंने आंखें टिपटिपाईं, शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, मगर सामने जो नज़र आ रहा था वो किसी सूरत भी ख्वाब ना था। मेरे 3 साल के दोनों बच्चे 7-8 बच्चों के हमरा कमरे के वस्त में खड़े कबूतरों तोतों से खेल रहे थे। ना जाने वो किसके बच्चे थे जिनसे मेरे बच्चे खेल रहे थे, जो इतनी तादाद में मेरे ही घर में मौजूद थे, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैदान में वही 2 बकरियां और मुर्गियां नज़र आ रही थीं जो मर चुकी थीं, और वो बकरी जिसने मुझे खौफजदा किया दरख्त के नीचे खड़ी घास चर रही थी। मैंने चाहा कि कदम आगे बढ़ाऊं, मगर मेरे कदम जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए। बेइंतहा शोर से मैंने चौंकते सर उठाया। मेरे बेडरूम में जमा बच्चों ने देखते ही देखते मेरे प्यारे बच्चों के साथ कबूतर और तोतों को दांतों से काटना शुरू कर दिया। कबूतर और तोते उनके हाथों में फड़फड़ा के दम तोड़ रहे थे। तभी सभी बच्चे कबूतरों के पर उड़ाते उसी मरी बकरी की तरफ दौड़े। एक ने टांग पे दांत गाड़े, दूसरे ने अपने तेज नुकीले पंजों से उसके पेट में हाथ डाला, तीसरे बच्चे ने उसके जबड़े को अपने दांतों से उधेड़ा, चौथे ने पहले को धक्का देते बकरी की पुश्त पे 2 दांत काट दिए, और ये सब मैं अपनी आंखों से होता देख रहा था। बकरी की चीखें आसमान को छूती मेरे दिल के आर पार महसूस हो रही थी। ना जाने कौन सी ताकत थी जो मुझे गुजरे पल ख्वाब की सूरत दिखाई जा रही थी। ना जाने ये कैसा इल्हाम था। मैं अजब कैफियत से 2-4 था, चाह के भी कदम नहीं उठा पा रहा था। शायद ये जेब में रखे तावीज़ का असर था। पिछली टांग मत खाना, वो टांग मैं खाऊंगी, जिस्म को साकत कर देने वाली रिमशा की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं दहशत से आंखें फाड़े अपने मासूम बच्चों को हैवानों की तरह खाते देख रहा था। मेरी कुव्वते बर्दाश्त अब जवाब दे चुकी थी। हाफिज़ साहब की तंबीह के बावजूद मैं चीख उठा, कौन लोग हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? मेरी चीख पे सभी ने सर उठा के मुझे खून ख्वार नज़रों से घूरा। उन्हीं में शामिल 3 बच्चे गुर्राते हुए मेरी जानिब लपके। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। इससे पहले कि छलांग लगाते बच्चे मेरी शहरक पे दांत काटते, उनके मद्दे मुकाबिल एक इंतहाई बदसूरत नोकीले लंबे दांतों वाली औरत जिसकी पुश्त काले बालों से ढकी थी उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी पुश्त मेरी जानिब थी। उसे सामने देखकर तीनों खूंखार बच्चे सहम के रुक गए। औरत ने उन्हें हाथ के इशारे से पीछे हटने का हुक्म दिया। उसके इशारे पे वो गर्दन झुकाए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। मेरा बदन खुश्क पत्ते की मानिद लरज रहा था। दिल की धड़कन इस कदर तेज थी कि अभी बाहर आ जाएगा। दिमाग की रगें सोचने समझने से कासिर हो गई थीं। इसी असना में औरत आहिस्ता आहिस्ता पलटी। शायद ही मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना डरावना चेहरा देखा होगा।
बड़ी बड़ी लाल अंगारा आंखें अंडे की तरह, लंबे पीले दांत, टेढ़ी नाक, चेहरे पे जगह जगह बालों की लटें, लंबे लटकते कान, सर पे 2 सींग। खौफ से ही मेरी आंखें फैल गईं। मुझे यकदम एक झटका लगा, आंखों के गिर्द दायरे नाचने लगे। इससे पहले कि मैं ज़मीन पे गिरता 2 नरमो गुदाज बाजुओं ने मुझे थाम लिया। तुम्हें कहा था ना दस्तक देकर आना। अब के रिमशा की मीठी मतरन्नुम आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैंने आंखें पिटपिटाईं। अगर मैं नज़दीक ना होती तो जानते हो उन बदमाशों ने तुम्हें मार डालना था। ये छलावे हैं, हमारे रिश्तेदार जिन। मगर तुमने वादा तोड़ दिया आसिफ। वो यकदम रंजीदा हुई। सिर्फ एक वादा लिया था और क्या मांगा था तुमसे? उसने नीम बेहोश मेरा सर अपने घुटनों पे रखा। मैंने तुम्हें चाहा था, तुम्हें पाया और ताहयात तुम्हारे साथ रहने के सपने देखे थे। मगर तुमने क्या कर दिया आसिफ? वो रोने लगी। इसी एक वादे पे तुम्हारे और मेरे बीच जो दीवार हायल थी वो तुमने ख़त्म कर डाली। तुमने अपने हाथों अपना घर तबाह कर डाला आसिफ। चीखों को दबाते वो घुटी आवाज़ में बोली। अब मैं आज़ाद हो गई हूँ तुम्हारी मोहब्बत से, तुम्हारे हकूक़ से। मुझे मरते दम तक इस चीज़ का अफसोस रहेगा। मैं अब पलट के नहीं आऊँगी। वो आंसू बहाती बेरब्त बोलती मेरे दिल पे कचोके लगा रही थी। मैं बच्चों को साथ लेकर जा रही हूँ आसिफ। तुम्हारी दुनिया से मेरा नाता अब टूट चुका है। गुदाज बाजुओं में नीम बेहोशी के आलम में मैं उसकी आवाज़ सुनता जा रहा था। मैं कहना चाहता था मत जाओ रिमशा, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ, मगर मैं चाह के भी उसे ना रोक पाया। मैं अपनी महबूब बीवी को कैसे रोकता? मैं रिमशा का दीवाना था, एक चुड़ैल का नहीं। ये होलनाक मंजर मैं कब तलक बर्दाश्त करता, न जाने कब होशो खुर्द से बेगाना हो गया। इशा की नमाज पढ़कर जूं ही लोग बाहर निकलना शुरू हुए, हाफिज जुल्फी ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैं वहीं कारपेट पे बैठ गया। वैसे भी मेरी हालत घर जाने वाली नहीं थी। मुझे बैठे देखकर इस्माइल भी रुक गया। हम दोनों बैठे बातें करने लगे। कुछ देर बाद हाफिज जुल्फी हमारे करीब आके बैठ गए। कुछ पल खामोशी से हमें देखते रहे। मेरी तरफ देखते हल्का सा तबस्सुम उनके चेहरे पे आ रुका। तुम खुश नसीब हो कि अभी तक जिंदा हो। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि वो तुमसे इश्क कर बैठी है और ये इश्क कहीं का नहीं छोड़ता, चाहे इंसान को ये बीमारी लगे या जिन्नात को। और ये बीमारी उसे लग चुकी है। अब तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि ख़ुद को बचाने के लिए तदबीर करो। वो वापस आ सकती है। हाफिज साहब मसलहतन खामोश हुए। मैं खुद एक अजीब सी कैफियत से दो चार था। मैं रिमशा को छोड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन अपनी आइंदा की ज़िंदगी की खातिर उससे निजात हासिल करना भी ज़रूरी हो गया था। इंसानी नस्ल के लिए मुझे ज़िंदा जीती जागती औरत की ज़रूरत थी, ना कि एक हैवान यानी एक चुड़ैल की। मेरी निगाहों में मगरिब का वो खौफनाक मंजर घूम गया। मुझे दहशत से झुरझुरी आई। अब मुझे क्या करना होगा हाफिज साहब? पहले तुम्हें उसे अपने दिलो दिमाग से निकालना होगा, फिर घर से उसके इस्तेमाल की तमाम चीज़ें दरिया में बहानी होंगी। हाँ, फिर वो एकदम चौंके। तुमने कोई ऐसा तोहफा उसे दिया था जो उसे बहुत पसंद हो, वो उसे हर पल संभाल कर रखती हो? ये कहते ही वो कुछ पढ़ने लगे। जी, वो जर्री का जर्द दुपट्टा था। मुझे यकदम याद आया, वो उसे बहुत पसंद था। मैंने पहली रात को उसे वही उड़ाया था। उस दुपट्टे को फ़ौरन किसी चलते दरिया में बहा दो। ऐसे तुम्हारी जान हमेशा हमेशा के लिए उस चुड़ैल से छूट जाएगी और फिर वो कभी वापस नहीं आएगी। जाओ इस्माइल, अपने दोस्त के साथ रहना जब तक ये दुपट्टे को ठिकाने ना लगा दे। जी हाफिज साहब, आप बेफिक्र रहें, कल सुबह ही हम दोनों ये काम कर देंगे। ये कहते इस्माइल अब कुछ मुतमईन नजर आया। उसे मेरी बहुत फिक्र थी। सुबह की सफ़ेदी नमूदार हो चुकी थी। वो दोनों दोस्त दुपट्टे को लहरों के सपुर्द करके दरिया के किनारे सस्ताने बैठ गए थे। आसिफ के दिल से मनोबोझ उतर चुका था। सरशारी के आलम में उसने इस्माइल को मुस्कुरा के देखा। अल्लाह का शुक्र है कि जल्द पता चल गया। मैं हैरान हूँ, शादी के 4 सालों में मुझे पता क्यों नहीं चल सका। और अगर अम्मी जिंदा होती तो इस वाक़े को देखते देखते ना जाने उनकी क्या हालत होती। कहीं अम्मी को रिमशा ने तो नहीं मार डाला? आसिफ यकदम चौंका। इस्माइल की तवील खामोशी पे उसे अचंभा हुआ। तब उसने निगाह उठा के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस्माइल के पीछे रिमशा वही जर्री का दुपट्टा ओढ़े उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देख रही थी। आसिफ घबराहट में तेजी से उठा। तुम मगर ये दुपट्टा तो अभी लहरों में। तुम क्या समझते हो आसिफ कि इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी?
نہیں، کبھی نہیں، بس تم سے ایک چوک ہو گئی. جو دوپٹہ تم نے مجھے دیا تھا وہ یہ ہے جو ہر پل میرے پاس رہتا ہے، اور جو دوپٹہ لہروں کی نظر ہوا وہ تو کوئی اور تھا. وہ کھلکھلا کے ہنسی. آصف نے چاہا کہ بھاگ سکے. خوف کی حالت میں وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا. اسماعیل نے اسے پکڑنے کی ناکام کوشش کی مگر تب تک وہ چلتے پانی میں گر چکا تھا. آصف، آصف! اسماعیل نے چیختے دائیں بائیں دیکھا کہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکے مگر سب بے سود. تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. اے اسماعیل، اپنے حافظ زلفی کو جا کے کہہ دینا آصف رمشا کا ہے اور ہمیشہ اسی کا رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں علیحدہ نہیں کر سکتی، سمجھے؟ غصے سے کہتے رمشا نے دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں چھلانگ لگا دی. اسماعیل دہشت اور خوف سے آنکھیں پھاڑے زرد دوپٹے میں لپٹے ان دو جسموں کے ملاپ کو بے چارگی سے دیکھتا رہ گیا.